नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। सभी को पता है कि DSSB ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 2024 का पोस्ट कोड 0224 उसकी 1507 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं, जो कि आने वाली 12 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक अलग-अलग शिफ्ट्स में कैंडिडेट वाइज़ जो भी उनका फ़ॉर्मूला रहेगा उसके हिसाब से एग्ज़ाम्स होने हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू ये है कि बच्चे इतने शॉर्ट टाइम में क्या प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपेयर करें? आपको पता है कि आज की डेट में अगर आपकी नर्सिंग की ठीक-ठाक प्रिपरेशन है, तो आप 70 मार्क्स, 75 मार्क्स कोई भी लेकर के आ जाएगा, अगर ठीक-ठाक सी प्रिपरेशन है तो। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, जो सेक्शन 1 है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके। जीके का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। हम आपको एक बार तो सबसे पहले ये बता दें कि टोटल 20 क्वेश्चंस जो जीके के होंगे, उनमें से मिनिमम 16 क्वेश्चन जो हैं, वो स्टैटिक जीके के आते हैं, मीन्स जो फिक्स है जीके। जैसे कि भी कौन-सी चीज़ कहाँ पर है, कौन-सी नदी कहाँ पर निकलती है, कौन-से स्टेट में लोकेटेड है, इस तरीके के जीके जो कि कभी बदलता नहीं है, ठीक है? और बदलता भी है तो उसकी पोज़ीशन वगैरह बदल जाती हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं, वो करंट अफ़ेयर से लेकर के आ सकते हैं। इन्हीं स्टैटिक और करंट अफ़ेयर्स में आजकल जनरल साइंस के क्वेश्चन्स भी आते हैं, एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या आएगा। अब चूँकि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस तो कोई डिफाइंड है नहीं, फिर भी क्या आप कुछ क्वेश्चन्स क्लिक कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर आपने 8 प्लस क्वेश्चंस क्लिक कर दिए एग्ज़ाम के अंदर जनरल स्टडीज़ से या जनरल अवेयरनेस से, इसका मतलब आप दूसरे बच्चों के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा आगे हैं, ये समझ लीजिएगा। हमें जो समझ में आता है पेपर ठीक-ठाक आया है, तो अदरवाइज़ ऐसा लगा कि भी पेपर एकदम से ही आ गया और सभी को ही पता है, हालाँकि इस तरीके के पेपर आते नहीं हैं DSSB का लेकर के, चीज़ें ऐसी आती हैं कि कभी नाम सुना ही नहीं होता। इसका मतलब ये भी कि नहीं कि उनको प्रिपेयर करके तैयार नहीं किया जा सकता। अब हम आपको वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कहाँ-कहाँ से जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आते हैं। आज की डेट में आप नोट कर लीजिएगा कि जनरल अवेयरनेस में एक क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 100% मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन किस चीज़ का आता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। हम यहाँ पर आपको इस सेशन में कोई ये पढ़ाने वाले नहीं, हम आपको अब फर्दर नोट्स अवेलेबल कराया करेंगे, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराया करेंगे, जिनको आप आने वाले 15-20 दिन, महीने भर के अंदर जिनको जितना टाइम मिल जाता है एग्ज़ाम डेट के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकें, ठीक है? 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन तक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और आर्टिकल्स को लेकर के आते हैं। अब दिक्कत ये है कि आर्टिकल्स को भी लेकर के क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल का नाम लेकर के DSSB भी कम पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 25 फिर 25 पार्ट्स हैं, जैसे चैप्टर नहीं होते, तो 25 चैप्टर्स हैं, एक तरीके से समझ लीजिए इनको पार्ट बोलते हैं, ठीक है? ये बड़े टॉपिक्स हैं एक्चुअली। आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 448 से पहले 395 हुआ करते थे, पार्ट्स जो हैं 22 हुआ करते थे, बढ़कर कितने हो गए? आई होप ये 2021 के बाद में इतने ही हैं, 2021 से लेकर के 25 पार्ट्स। क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली ये भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। तो एक तो ये चीज़, आर्टिकल्स को लेकर के कि कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो उसको लेकर के क्वेश्चन आ गया। अदरवाइज़ DSSB पूछता नहीं है, यूपीएससी पूछता है आर्टिकल्स को लेकर के, क्योंकि आप समझ सकते हैं 448 आर्टिकल्स। बड़ा हो जाता है, वकालत करनी पड़ेगी फिर इसके लिए तो, ठीक है? जैसे क्वेश्चन क्या आ गया, किसी ने आपसे पूछ लिया कि भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 8 में क्या चीज़ है? मतलब क्या लिखा हुआ है? 8वें चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो 8वें चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो 239 से लेकर 242 आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और एलजी के बीच में लंबे समय तक झगड़ा चलता रहा। केंद्र सरकार के बीच में, एलजी के बीच में लेकर के कि हू इज़ द बॉस ऑफ दिल्ली मीन्स एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस तरीके से लेकर के। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको चीज़ों को कैसे लर्न करना है और कैसे याद रखना है। तो पार्ट 8 के अंदर जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के चीज़ें लिखी हुई हैं। इवन वो भी समझ में नहीं आती हैं। पता होगा आप लोगों को कि भई उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थोड़ा ठीक से ज़्यादा इलैबोरेट किया था, वर्णित किया था। तो हमारा कहने का मतलब इसमें सिंपली क्वेश्चन आएगा
तो पार्ट 8 को लेकर के आएगा, आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? पूछ लेगा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी और मतलब इसके अलावा दूसरी यूनियन टेरिटरीज़ भी, मतलब दिल्ली और इसके अलावा दूसरी यूटीज़ जो हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ वर्णन किया गया है? पार्ट 8 में, भाग 4 में, कुछ भी समझिए ना। और आर्टिकल्स हैं इसके 239 से लेकर के 242, इसको दिमाग में रख लेना। और हर एक चीज़ के लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करते चले जाएँगे। यहाँ पर भी देखिए अभी आप पार्ट 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख रखा है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन्स आ रखे हैं, इनको लेकर के क्वेश्चन्स आ रखे हैं कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया। ये इन सब को लेकर ट्रेड, कॉमर्स को इंटरकोर्स को लेकर के जो है आर्टिकल 301, 302 जो कि पार्ट 13 के अंदर आते हैं, इनके अंदर वर्णन किया हुआ है। अब आप सोचेंगे सर ये तो कैसे लर्न होंगी चीज़ें ना? आपको क्या करना है इनके लिए? एक-एक बार नज़रों से दौड़ाना है क्योंकि आर्टिकल का क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, कहीं नहीं जाना। और 25 चैप्टर हैं, 25 पार्ट हैं, हम लगभग बता देंगे जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन पुलिस ने आज तक पूछ रखे हैं, वो सारे के सारे हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। पार्ट 8 का बताया, पार्ट 13 का बताया, पार्ट 10 जो है उसमें क्या शामिल है? उसमें जो एससी और एसटी के जो एरिया बना रखे हैं एक्चुअली ना, पर्टिकुलर मीन्स आपको पता होगा ट्राइबल एरिया जो हैं वो शेड्यूल्ड जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया जो हैं वो उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो वो पार्ट 10 के अंदर तो आपको एक ही चीज़ क्लियर करनी है कि भई दिमाग में रखना कि भई शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, बस इतना दिमाग में रहेगा, चीज़ें क्लिक हो जाएँगी दिमाग में कौन से चैप्टर में है या कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट 10 के अंदर है। ऐसे ही देखिए आप पार्ट 6 के अंदर क्या है? पार्ट 6 के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है स्पेशली, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में जो मीन्स क्या लिखा हुआ है। तो पहली एक तो चीज़ कि राज्य की सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका जो वर्किंग का काम करने का जो तरीका है, उनका फेडरल सिस्टम जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। या फिर उल्टा पूछ लेगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो फेडरल सिस्टम है वो किसके अंदर वर्णित है, किसके अंदर डिस्क्राइब कर रखा है, वो पार्ट 6 के अंदर कर रखा है। हम आप लोगों को ये इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं इसकी आर्टिकल्स की और या फिर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे। जैसे पार्ट 15 इलेक्शन से लेकर के इलेक्शन जो भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं, जैसे केंद्र सरकार के हों या भारत सरकार के हों, तो वो जो इलेक्शंस का जो मीन्स डिस्क्रिप्शन है, वो किसके अंदर लिखा हुआ है? पार्ट 15 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन इससे रिलेटेड है ना आप लोगों को एक आर्टिकल भी याद रख लेना। ये वैसे टोटल आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक हैं, लेकिन आप 324 आर्टिकल का दिमाग में रख लेना कि ये इलेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो हैं कि भी जितनी भी विधानसभाएँ हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनकी जो शक्ति है, वो चुनाव आयोग के अंदर जो हो निहित होंगी। ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ामिनर आपसे। ऐसा भी नहीं कि कोई डेप्थ में जाकर के यूपीएससी की तरह से, कोई प्रीलिम्स, मेंस की तरह से, उनकी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बस पार्ट का दिमाग में आना चाहिए। जैसे हम बचपन में याद नहीं रखते, जैसे टेबल्स याद करते हैं और चीज़ें याद करते हैं, स्पेलिंग्स याद करते हैं, उसी तरीके से सिंपली पूछेगा। फिर एक तरीका और देखिए, एक तरीके के क्वेश्चन्स और देखिए। टेम्पल्स हो गए, टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन एक आद आ जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि भई 100% मतलब टेम्पल का क्वेश्चन आएगा ही क्या, लेकिन टेम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये मसरू टेम्पल है, ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास जो नदी है कांगड़ा वैली पर, उस पर बनाए गए हैं चट्टानों को काट-काट करके, तो रॉक कट टेम्पल्स भी इनको बोला जाता है। तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि आपको चीज़ें जो हैं बहुत ही शॉर्ट स्पान के लिए 15 से 30 दिनों के लिए याद रखनी। तो नज़र से एक बार चीज़ हो, यहाँ पर आपकी ऑडियो विजुअल जो मेमोरी है, उसी पे आपको लोगों को काम करना है। क्योंकि वही आपको इन 15-20 दिनों के लिए जो आपकी नज़रों के सामने से जो चीज़ गई हुई है ना, एक बार के लिए आप चीज़ को एग्ज़ैक्टली जैसे भूल जाएँ, लेकिन वो चीज़ आपके काम में आएगी कि मैंने मसरू टेम्पल कंप्लीटली भूल गए मान लीजिए आप एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा कि या तो पूछ लिया कि रॉक कट टेम्पल जो हैं वो क्या चीज़ है? तो याद आ जाएगा आपको कि मसरू टेम्पल्स हैं। ऑप्शन तो आपके सामने है ही ना, पूछा तो डायरेक्टली वाइवा की तरह से है ही नहीं आपको। ये हिमाचल प्रदेश ये तो बहुत ही कम पूछेगा कि कौन से स्टेट के अंदर है, ध्यान में आ जाएगी वो चीज़ भी। कांगड़ा नदी पर सॉरी कांगड़ा वैली में व्यास नदी पर 8वीं सेंचुरी के अंदर बने। यहाँ पर आप पिक देख सकते हैं, इस तरीके के जो मंदिर हैं, वो बना रखे हैं, मसरू टेम्पल इसे इनको बोलते हैं। एक दो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस है ना, जिस तरीके का शिमला एग्रीमेंट है, कोई पैक्ट साइन हुआ,
जैसे ये क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। शिमला एग्रीमेंट को शिमला अकॉर्ड भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान के साथ में एक पीस ट्रीटी है। जब बांग्लादेश के लिए युद्ध लड़ा था भारत ने ना, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, तो पाकिस्तान ही था वो तो पहले अपने आप में। तो फिर उसके जो टेंशन हो गई थी, भारत का पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था इगेतर वाला, तो फिर जब हथियार डाले पाकिस्तान ने, तो दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। शांति जो संधि है वो स्थापित हुई, जो कि 2 जुलाई 1972, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है? और शिमला के ये संधि जो है वो जो साइन है, एग्रीमेंट जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था, इसलिए इसको शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये उस समय अब दोनों देश के प्रधान कौन-कौन थे? पाकिस्तान भारत की ददेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके बीच में जो है ये क्या हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपको DSSS की बी के एग्ज़ाम में या तो कोई डांस से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड, डांस के अंदर ही फ़ोक डांस आ जाते हैं, ठीक है ना? म्यूजिक से रिलेटेड, कोई सिंगिंग से रिलेटेड, ठीक है ना? यहाँ से डांस और म्यूजिक 2 इम्पोर्टेंट, यहाँ से लेकर के 1 या 2 क्वेश्चन आपको ठीक उसी तरीके से मिलेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन हमने बताया आपको किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स को लेकर के, पार्ट्स को लेकर के, स्पेशली पार्ट्स को लेकर के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो डांस को लेकर के किसी न किसी डांस फॉर्म को लेकर के क्वेश्चन आता है, और डांस फॉर्म को लेकर के सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे ये इलेला कराड़ी कराड़ी डांस जो है वो कहाँ का डांस है? केरला का डांस है। किसका डांस है? वहाँ के ट्राइब हैं कुरिचिया, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब ये एक्चुअल में कौन-सा एरिया है? जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है केरला का, वायनाड चर्चा में रहता है। श्री राहुल गांधी वहीं से चुनाव लड़ते आ रहे हैं पिछले 2 मीन्स लोकसभाओं से। अब की बार तो उन्होंने यहाँ से भी लड़ लिया, उत्तर प्रदेश से भी लड़ लिया उन्होंने, अमेठी से भी, और जीत गए, और वायनाड से भी जीत गए थे। तो आपको पता होना चाहिए वायनाड उनका लोकसभा क्षेत्र रहा है पिछला। तो वहाँ की जो एक ट्राइब है, कुरिचिया ट्राइब है, उसका डांस फॉर्म है इलेला कराड़ी, और ये ट्राइबल डांस फॉर्म है। एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि एग्ज़ैक्टली सेम क्वेश्चन, लेकिन आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन या तो उसको रिवर्ट करके आ सकता है कि कौन से स्टेट का डांस है, कौन सी ट्राइब का डांस है, कहाँ पर पड़ता है। तो आपको हर तरीके से हेल्प मिल जाएगी अगर आपने पढ़ा हुआ हो। तो आप कहेंगे सर कि कैसे पता लगेगा हमें लास्ट में कि क्या, मतलब क्या इन्हीं चीज़ों से एलिमिनेशन हेल्प करेगी आपकी? मतलब ये समझिए कि आपको लगेगा कि सर मैंने ये तो पढ़ा हुआ है, तो मतलब ये तो इससे रिलेटेड था, केरला से रिलेटेड था, ये तो इसका नहीं हो सकता डांस, है ना, जो ऑप्शंस हैं। तो आपको हेल्प मिल गई तुरंत की तुरंत ही, ऑप्शन कोई इश्यू ही नहीं है उसके अंदर। एक ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब पावर को लेकर के, एनर्जी को लेकर के भारत जो है वो थोड़ा-सा काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भई इसको लेकर के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली एग्ज़ाम्स के अंदर आ जा रहे हैं। अब एटॉमिक पावर स्टेशंस, ये मेनली आप दिमाग में रखना कि तारापुर का नाम आ गया, तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। रावतबाटा नॉर्थ इंडिया में ही है, राजस्थान में, तो नाम याद रह जाता है। और ये काकड़ापार जो है, नाम याद आ गया ना कि गुजरात में इसी तरीके से नाम होता है, खाखड़ा, फाखड़ा, इस तरीके के नाम होते हैं, तो गुजरात के अंदर है। और कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु के, लैंग्वेज के हिसाब से आपको दिमाग में आई, तो आपने एक बार चीज़ें देख रखी है ना अपनी नज़रों के सामने। हम आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल कराएँगे, आपने चीज़ें एक बार देख रखी हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएँगी कि हमें क्या-क्या याद करना है। जैसे इस क्वेश्चन का तो कोई रिलेशन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आ रखा है एग्ज़ाम के अंदर, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। अब इश्यू ये है कि ये भारत में डिज़ाइन हुआ, रिफ़ात शरूक ने इसको डिज़ाइन किया, और इसका नाम जो है हमारे भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनके नाम पर रखा गया कलाम सेट। और इसका जो वज़न है वो 0.1 केजी से भी कम, मतलब कि एक स्मार्टफ़ोन से भी कम 100 ग्राम का इसका वज़न है। अब देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स के अंदर आ जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है कि भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, उसकी प्रोसेस पहले कुछ अलग था, बाद में बदल दिया गया। हालाँकि ये बहुत पहले बदल दिया गया। अमेंडमेंट्स को लेकर के, जिस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट्स की बात की और आर्टिकल्स की बात की, और उसी तरीके से अमेंडमेंट को लेकर के भी एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। अब आपकी किस्मत की बात है, देखो अमेंडमेंट हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि भई जो हम बताएँगे आप लोगों को उनमें से क्लिक कर जाना चाहिए।
नहीं क्लिक करेगा तो एलिमिनेशन में हेल्प मिल जाएगी, और वहीं पे है वहाँ पर भी हेल्प नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं भाई, फिर किसी को भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, वो पहले जो दोनों हाउसेज हैं, राज्यसभा, लोकसभा, उनकी एक जॉइंट मीटिंग से है, उसी से कर लिया जाता था। बाद में इलेक्टोरल कॉलेज से मतलब प्रॉपर चुनावी प्रक्रिया होने लग गई, उससे किया जाने लगा, और ये 11th अमेंडमेंट 1961 के थ्रू होने लगा। चीज़ें याद रहेंगी, ऑटोमेटिकली याद रहेंगी, दिमाग से बार-बार चीज़ों को एक बार आप क्लियर कर लोगे, तो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में बैठेंगी, समझ में आएगी। देखो हमने पहले भी बताया अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर 7th अमेंडमेंट को लेकर के भी क्वेश्चन आ रखा है, और ये क्वेश्चन जो है अमेंडमेंट का जो है वो क्या बता रहा है आपको, पहली चीज़ तो एक दिमाग में होनी चाहिए कि कब का है ये 7th अमेंडमेंट। ऑब्वियस सी बात है बहुत पहले का होगा, अभी 100 से ऊपर निकल चुके हैं अमेंडमेंट्स जो हैं, तो नाइन शुरू का ही है 1956। क्या है, रिस्ट्रक्चर्ड इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इट्स स्टेट एंड पेव्ड द वे फॉर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। अब इतना देखो, चीज़ क्या रटनी है क्या? जी नहीं। ये कि स्टेट्स के मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के है या उनके स्ट्रक्चर को लेकर है, मतलब भारत में जो संवैधानिक ढांचा है राज्यों का हमारे, उनको लेकर के है। तो चीज़ें सिंपली आपको इतनी सी दिमाग में रख ली ना कि ये स्टेट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है, जिसमें स्टेट्स का ना थोड़ा-सा पुनर्गठन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कानून बना दिया गया, नियम बना दिया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया। अमेंडमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि कानून में, हमारे संविधान में संशोधन, नोट कानून में, संविधान में संशोधन करना, तो वही होता है अमेंडमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15th अमेंडमेंट 1963, ये क्या भई, इनमें हाई कोर्ट्स को कुछ पावर दे दी गई। अब लेकिन आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, तो 15th अमेंडमेंट को लेकर के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आएगा वही आएगा कि हाई कोर्ट के जजेज की एज बदली गई थी, 60 से 62 कर दी गई थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सेशन को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँगी। सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के जजेज की जो रिटायरमेंट एज है, एज का मतलब रिटायरमेंट एज जो है वो 60 से 62 कर दी गई। अब 62 की एज में रिटायर होते हैं। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ? 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। नीरजा भनोट का नाम सुना होगा, नीरजा के नाम से मूवी भी बनी हुई है। थोड़ा-सा ना दिमाग में उनकी, भारत में सबसे यंग एज में किसी को अशोक चक्र मिला हुआ है तो आप हैं नीरजा भनोट। कौन रही हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बस दिमाग में इतना ही रखना है कि मुंबई से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट जा रही थी भारत की 5 सितंबर 1986 की 86 को, तो उसमें टेररिस्ट हाईजैक मीन्स टेरर हाईजैक्स बहुत ज़्यादा होते थे। यही पाकिस्तान वाले, अफ़गानिस्तान वाले जो हैं वो, अफ़गानिस्तान वाले तो क्या, पाकिस्तान वाले तो ज़्यादा ही हाईजैक कर लिया करते थे। उन्होंने हाईजैक करके फ़्लाइट को वहाँ पर कराची में उतार लिया, और उस कंडीशन में नीरजा भनोट ने अपना मीन्स क्या बोलें, बहादुरी दिखाई। हालाँकि लास्ट में वीरगति को प्राप्त हुई। उन्होंने पैसेंजर्स को निकाला वहाँ से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से, और हेल्प की उन्होंने। फ़्लाइट का नाम भी आ जाता है कई बार, मुझे लगता नहीं, लेकिन DTPS से पूछे, पान एम फ़्लाइट 73, और जिसको हाईजैक कर लिया था इन लोगों ने। इमरजेंसी को गेट खोल करके उन्होंने पैसेंजर्स को वहाँ से बचाया, और शॉट डेड बाय हाईजैकर्स नीरजा भनोट, तो यंगेस्ट हैं अशोक चक्र रिसीव करने के लिए। आजकल थोड़ा-सा पूछना बंद कर दिया है, जो कि विदेशी आक्रांता थे, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो फ़ेमस हैं बुक्स वगैरह को लेकर, जैसे अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा लिखा था, आइन अकबरी लिखी थी। मौलाना दाऊद इसका चंदायन का लेकर के क्वेश्चन आता है। पहली हिंदी सूफ़ी लव पोएम है, किसने लिखा? मौलाना दाऊद ने लिखा। अबुल फ़ज़ल की रचनाएँ क्या हैं? अकबरनामा और आइन अकबरी हैं। ये दिमाग में होनी चाहिए, पीडीएफ को आप दिमाग से बार-बार सामने से निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर एक-एक, कम से कम एक-एक पेज आपको अवेलेबल कराएँ, ताकि आप चीज़ें जो 15-20 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें अपने जीके को। एक भाबर बेल्ट है, भाबर बेल्ट ये हिमालय की गोद में है, जो शिवालिक रेंज आती है। तो है क्या एक्चुअल में ना, नदियों में जो ना गोल-गोल जो जैसे पत्थर आ जाते हैं ना, तो आकर के आपको पता है ना, नदी के किनारे पर ऐसे गोल-गोल पत्थर आकर के गोल कैसे बन जाते हैं, लुढ़कने से वो गोल बन जाते हैं, पेबल्स कहते हैं, ठीक है ना? तो डिजीज़ भी हम पढ़ते हैं कोबलस्टोन, ठीक है? तो ये भाबर बेल्ट बोल देते हैं इसको। तो ये थोड़ा-सा दिमाग में रखिएगा, ये भी हिमालय की गोद में पैरेलल है शिवालिक्स के, और पेबल्स और रॉक्स से जो नदियों के द्वारा लाए गए उनसे बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन-सा है? सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पर टिहरी डैम उसको मत कर दीजिएगा, ठीक है ना? जो कंप्लीट है, कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा है, वो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा ना आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कहाँ पर है? हुम्बरली महाराष्ट्र में है,
अब जिसका नाम आएगा ना, जिस तरीके का नाम है वो मतलब किसी न किसी रिवर पे है, तो कोयना रिवर पे है। 1960 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, तो ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। ऐसे ही भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो हरिलाल जे कानिया जो हैं वो रहे हैं। सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वाई वी चंद्रचूड़ 1978 से लेकर के फरवरी 1978 से लेकर के 1985 तक थे ये। प्रेजेंट में जो सीजीआई हैं वो इनके सुपुत्र ही हैं, मतलब जो फिलहाल अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं धनंजय चंद्रचूड़, वो इनके ही पुत्र हैं, यशवंत चंद्रचूड़ के ही पुत्र हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं एग्जाम्स में। आपको पता होगा हमने एक सेशंस करा रखे हैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, आईसीजे के, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो द हैग नीदरलैंड्स में है। और अब यहाँ से लेकर के क्वेश्चन क्या है कि अभी भी इंडियन जजेस हैं वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले जज हैं वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डूंगरपुर राजस्थान में जगह पड़ती है, वहाँ से आते हैं, रॉयल फैमिली से आते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के क्वेश्चन आया था, इंग्लिश और फ्रेंच जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। कोणार्क सन टेम्पल से DSSB में आप देखोगे हर तीसरे चौथे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। सबसे पहली बात, कहाँ पर? पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। किसने बनाया? जो गंग डायनेस्टी थी उसमें जो राजा थे नरसिम्ह देव, उन्होंने बनाया 1250 में। और कोणार्क सन टेम्पल, सन का मतलब सूरज, सूर्य देवता को डिवोटेड है ये, लेकिन इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। रीज़न क्या है? इसका लुक जो है वो इसी तरीके का आ रहा है, ठीक है ना, जो टावर जो दिखता है सामने से वो ब्लैक अपीयरेंस आ रही है इसकी, तो इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। चार मीनार का पता होना चाहिए आपको, बस दो लाइनें पता हों, एक हैदराबाद में है, ठीक है, और 1591 में बनाई गई, पूछ लेते हैं, लेकिन दिमाग में रहेगी चीज़ें। तो कुतुब शाही ये वंश चल रहा था उनका, जो सुल्तान वंश जो उनका चल रहा था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो कुतुब शाही उसी से आपको दिमाग में रह जाएगा, बनवाया था इसी ने। रिवर्स को लेकर के हम बार बार बोल रहे हैं, रिवर को लेकर के एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। यही चीज़ें देखो, हमने आर्टिकल पार्ट्स बताए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेकर के अमेंडमेंट्स बताया, हमने डांस म्यूजिक बताया, हमने यहाँ से एक एक क्वेश्चन पक्का आएगा। भारत में किसी न किसी नदी को लेकर के, रिवर को लेकर के क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जितनी फेमस रिवर्स हैं, जैसे उसकी हम कंट्रीब्यूटरी की बात करें, किसी की मतलब एक्सेसरी कंट्रीब्यूटरी की बात करें, सहायक नदियों की बात करें, या किसी बड़ी नदी की बात करें, कहाँ से बहती हैं, कहाँ जा कर के गिर जाती हैं, किस रेंज में बहती हैं, उनका ओरिजिन जो है वो लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यमुना रिवर यूपी, यूके, हिमाचल प्रदेश में बहती है, गंगा प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। गंगा नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है भाई कौन? यमुना नदी, जो 1376 किलोमीटर लंबी है, यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही नर्मदा रिवर जो 1312 किलोमीटर लंबी है, इसका एक क्वेश्चन बार बार आ रखा है। एमपी में जो मैकल रेंज जो है, पहाड़ियों की मैकल रेंज जो है, उसमें अमरकंटक से ये ओरिजिनेट होती है, ये पता होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन आ रखा है नर्मदा का आपको लेकर के। मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये कहाँ जा करके, खम्बट या कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बल या गल्फ ऑफ खम्बट की खाड़ी जो है अरेबियन सी के अंदर, उसमें भरूच के पास में, तो ये तो इतना दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ जाकर के गिर जाती। दामोदर रिवर के बारे में आपको पता है, इसको बंगाल का शौक बोलते हैं, सौरव बंगाल, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो बहुत इसने हाहाकार मचाया था। तो इसको लेकर के आपको दिमाग में ये चीज़ें भी रहनी चाहिए कि भई इस तरीके के जो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं कई बार, ये तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं। ये डायनेस्टी वगैरह से, जैसे चोल डायनेस्टी है, इसके फाउंडर विजयालय चोल हैं, तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, बुक से लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कामसूत्रा का क्वेश्चन बार बार आ रखा है एग्जाम्स के अंदर, की भी वात्स्यायन ने लिखी थी ये बुक। चांगसांग डांस है, अब देखो नाम से समझ जाना, नॉर्थ ईस्ट की साइड का है, नागालैंड लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, और वहाँ के ट्राइब का नाम है चांग, और उनके द्वारा डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म की जाती है हर एक साल जुलाई के महीने में। और जो फेस्टिवल है उसको नेकुलम, या जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, नेकुलम दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, वो एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए वो डांस जो है परफॉर्म करते हैं। तो हम आपको बार बार बता दें, हमारे जितने भी सेशंस तो क्या होंगे, हम बीच बीच में कर लेंगे ऐसे सेशंस, लेकिन हम मैक्सिमम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे, शॉर्ट पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की बात आएगी, आर्टिकल्स की बात आएगी, अमेंडमेंट्स की बात आएगी, ठीक है, डांस फॉर्म्स की बात आएगी, और किसी म्यूजिक की बात आ सकती है, और किसी ट्राइब की बात आ सकती है, म्यूजिक की बात आ सकती है, डांस फॉर्म की बात आ सकती है, फोक म्यूजिक की बात आ सकती है, फोक डांस की बात आ सकती है,
ट्राइब से रिलेटेड जो है आजकल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, रिवर से क्वेश्चन 100% आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, डाउट नहीं है। ट्राइब से लेकर के क्वेश्चन 100% आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो आपके ये 8-10 क्वेश्चन जो हैं वो क्लिक होने के पूरे चांसेज़ हैं, अगर आप इसको थोड़ा-सा भी इंटेलिजेंटली स्टडी करोगे, तो जो भी चीज़ें हम आप लोगों को अवेलेबल कराएँगे। थैंक यू।